बालक का विकास परिवर्तनशील होता है। भाई ये बात तो ठीक है, जो गुणात्मक तथा परिणात्मक दोनों रूपों में होता है। बिल्कुल, बालक के विकास में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन का अंग नहीं है। ध्यान रखना है दोस्तों, क्या कह रहा है ये? बालक के विकास का गुणात्मक परिवर्तन का अंग नहीं है। अब क्या कह रहा भाई? सीखने की क्षमता में परिवर्तन, दूसरा सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, शरीर के बाह्य अंगों में परिवर्तन, भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन। तो क्या होगा प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। अरे दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आया तो। बालक का विकास परिवर्तनशील होता है, जो गुणात्मक तथा परिणात्मक दो रूपों में होता है। बालक के विकास में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन का अंग नहीं है। तो कौन सा होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अरे क्यों भाई? शरीर के बाह्य अंगों में परिवर्तन, क्या बाहर के अंगों में ही परिवर्तन होता है? यस, इसीलिए ऑप्शन गलत है और गलत आपका सही आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलें आगे। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्या वह मानचित्र होगा, भाषा, कैलकुलेटर या स्कीमा? तो क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण हैं कि उदाहरण है जो हमारे कामकाज में, किसमें भाई, क्या क्या पूछ रहा है? कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। अरे भाई सारे के सारे तो हैं। आपका कौन मानचित्र भी करता है, भाषा भी करेगी, कैलकुलेटर भी करेगा और आपका स्कीमा भी करेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? चलें आगे। डिस्ग्राफिया संबंधित है। चलिए भाई, क्या है डिस्ग्राफिया? किससे संबंधित है? गणित संबंधी विकार है, लेखन संबंधी विकार है, पढ़ने संबंधी विकार है या भाषा संबंधी विकार है? तो बताइए डिस्ग्राफिया क्या है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसअफेजिया। अरे ये आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा है ना? कौन सा विकार है भाई डिस्ग्राफिया? बताइए। यस, ऑप्शन नंबर 2, ग्राफ, ग्राफ यानी लिखना, लेखन संबंधी विकार है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस निकाय के दायरे से बाहर विषयों की सूची में सम्मिलित है। अब भाई क्या क्या सम्मिलित है? क्या कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कला की शिक्षा, साहित्य की शिक्षा? तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई नहीं समझ में आया क्वेश्चन? दोबारा पढ़ लो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसके बारे में कह रहा है? एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस निकाय के दायरे से बाहर विषयों की सूची में सम्मिलित है। क्या क्या चीज सम्मिलित है? बस यही तो पूछ रहा है। आपने एनसीएफ 2020 पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। भाई क्या है? कानूनी शिक्षा, बिल्कुल। और दूसरा क्या है आपका? चिकित्साई शिक्षा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता? किसके बारे में कह रहा है ये? विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युगम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है वह? गति संवेदी सामग्री जो जोर से पढ़ना चाहिए। क्या ये बात ठीक है? जोर जोर से पढ़ना चाहिए। श्रवण, पुस्तकों नोट्स के मुख्य अंशों को चिन्हित करना चाहिए। क्या ये बात ठीक कह रहा है? स्पर्शनीय सामग्री की मौखिक सारांश के लिए पूछना। दृश्य विषय वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए मानचित्र और प्रभाव चार्ट का प्रयोग करना। तो बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? बताइए। अरे भाई क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? अरे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? दी गई विशिष्ट सामग्री अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल। क्या है? गति संवेदी सामग्री को जोर जोर से
पढ़ना। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप यू आप लोग समझ गए होंगे। नहीं आया तो कमेंट करके बताना, दोबारा से फिर समझाऊंगा इसको, ठीक है? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक शिक्षिका कभी भी प्रश्नों का उत्तर स्वयं नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षण सामग्री के उचित संगठन पर, एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने और एक रोल मॉडल बनाने या बनने पर, सीखने की तत्परता पर, या सक्रिय भागीदारिता पर। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? बताइए बताइए प्यारे शिक्षक शिक्षिकाओं, बताइए। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। निम्न में से मैस्लो द्वारा बताई गई बालकों की मूल आवश्यकता ज्ञान संबंधी आवश्यकता है, न्यूनता अभिप्रेरक आवश्यकता है, बोध संबंधी आवश्यकता है, आत्मविश्वास या आत्म विकास संबंधी आवश्यकता है। तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर भाई, आत्म विकास संबंधी आवश्यकता, बिल्कुल डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ गए आप लोग क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? नहीं समझे? संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची यह तर्क कर पाती है सभी टॉफी मीठी होती हैं, यह कैंडी एक टॉफी है, इसीलिए यह कैंडी मीठी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो भाई क्या है, प्याजे चाचा की अवस्था से पूछा है, कितनी होती हैं? 4 होती हैं। क्या संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? यस। अरे क्या है, संज्ञानात्मक विकास के एक चरण में एक बच्ची तर्क कर रही है कि भाई ये टॉफी मीठी है, यह कैंडी एक टॉफी है, और इसीलिए यह कैंडी मीठी है। तो कौन सा है, कौन सी स्टेज है भाई दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आ गया आप लोगों को? भाई कितने वर्ष की होती है ये? 2 वर्ष से लेकर के 7 ईयर वाली। समझ में आ गया ना? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यू हैव अंडरस्टैंड, आप लोग समझ चुके हो? ओके, चलें आगे। किसी कार्य की सफलता या विफलता निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्य में वृद्धि कर पाएगा? बस इतना समझिए ये आप, ठीक है? क्या गैर नियंत्रणी बाहरी प्रेरणा, स्थिर बाहरी प्रेरणा, स्थिर आंतरिक, या नियंत्रणी आंतरिक? तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, बिल्कुल गैर नियंत्रणी बाहरी। ओके, समझ में आ गया? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 10, टर्मन ने साबित किया कि प्रतिभाशाली बच्चे वयस्क होने पर मानसिक रोगों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। क्या ये बात ठीक है? बौद्धिक स्तर परीक्षण में औसतन वयस्कों के बराबर अंक प्राप्त करते हैं, युवा काल के दौरान सफल रहते हैं, लेकिन वयस्क काल के दौरान अपनी समस्याओं तक पहुंचने में असफल रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4, सामान्यतः वयस्क होने पर आमतौर पर अपने चुने हुए पेशे में सफल रहते हैं। तो बताइए दोस्तों क्या कह रहा है प्रतिभाशाली बच्चे टर्मन के अनुसार? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए बताइए। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, बिल्कुल सामान्यतः वयस्क होने पर आमतौर पर अपने चुने हुए पेशे में सफल रहते हैं। एक बार टर्मन को पढ़ना पड़ेगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता? ये नहीं के ऊपर में ध्यान देना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, विषय पर चर्चा और वाद विवाद की, विषय पर प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। ये तो होगा नहीं दोस्तों, कि हो सकता है? बताइए क्या होगा, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए बताइए। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, आप लोग पकड़ लिए होंगे। भाई क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है ना, सुगम नहीं बनाता। तो क्या नहीं बनाता?
विषय वस्तु की केवल रट्टे मारने वाली करने वाले आधार पर पुनरावृत्ति, ये सफल नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आई होप यू आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ओके। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए विद्यार्थियों में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? निगेटिव है, कम, अब क्या है भाई? ऑप्शन पढ़ते हैं। छात्र को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना चाहिए, जो उससे उसके लिए छात्रवृत्ति सुनिश्चित करेगा। छात्र को अपने थिएटर कलाकार साथियों के साथ सहानुभूति, सौहार्दपूर्ण और सहयोगी संबंधों का विकास करना चाहिए। छात्र को उन नाटकीय कौशलों में अधिक समय देना चाहिए जिसे करके वह सबसे अधिक सुख पाता है। छात्र को दुनिया के सबसे अच्छे थिएटर कलाकारों के प्रदर्शन के बारे में पढ़ने और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का? अरे क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? बस यहीं पे पकड़ लीजिए भाई। बच्चा तो बनना चाह रहा है, पर नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सबसे कम प्रेरक कौन सा है, बस ये है। आप बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? पढ़िए इसको और मुझे आंसर बताइए। यस, ऑप्शन नंबर 1 भाई, छात्र को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो उसके लिए छात्रवृत्ति सुनिश्चित करेगा। क्या इसके लिए ही करना चाहिए उसे? और नीचे के ऑप्शनों में कुछ पॉजिटिव नहीं लग रहा है? आप दोबारा से पढ़िएगा और फिर अपने आप में समझ के कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे बालक जो सामाजिक संबंधों में सर्वाधिक नकारात्मक गुणों का प्रदर्शन करते हैं, उदाहरण के लिए आज्ञा ना मानना आदि के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। अब भाई क्या है भाई? उसे आदेश देना बंद कर दिया जाए कि ये बात ठीक है। उसके इस व्यवहार को विकास की स्वाभाविक घटना समझकर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। उस पर काफी दबाव डाला जाए जिससे वह कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों की तरह आज्ञा का पालन करना सीख जाए। उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण कर सके। अरे भाई, उसकी प्रशंसा करोगे तो वह सकारात्मक व्यवहार अपनाएगा कि फिर वैसे ही अपनी मटर गश्ती करता रहेगा? क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर? बताइए। अरे भाई बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, सही बात है भाई। उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार कर सके। प्रशंसा के साथ साथ उसे मोटिवेशन भी किया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आप लोग मोटिवेशन करना अपने विद्यार्थियों के व्यवहारिक जीवन में, ठीक है? तभी आपके बच्चे और आप सफल हो पाओगे। चलें आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्से में शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्से में होता है? इसे क्या कहेंगे भाई? शीर्षगामी सिद्धांत, समीप दूराभिमुखी सिद्धांत, पदानुक्रमित एकांकीकरण का सिद्धांत, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर? लैंग्वेज थोड़ी ठीक ठाक है, पर कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग कर जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों में शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है? तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर? अरे शीर्षगामी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अरे कितनों ने सही लगाया? बताइए बताइए, हाथ खड़ा करो। चलिए चलिए, बहुतों ने सही किया है। किसने प्रस्तावित किया है कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? वाइगोस्की चाचा, स्किनर भैया, जीन पियाजे चाचा, कोलबर्ग अंकल। तो बताइए भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसने दिया है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर? अरे वाइगोस्की अंकल, है ना? समझ गया ना? सांस्कृतिक उपकरण कौन है? वाइगोस्की चाचा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्यों कंफ्यूज हो रहे थे? चलें आगे।
क्वेश्चन नंबर 16, लेव वाइगोस्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि और हमारी संज्ञानात्मक विकास में मदद और प्रभावित करते हैं। स्कीमा नक्शे, स्कीमा व भाषा, न, नक्शे व कैलकुलेटर, स्कीमा एवं कैलकुलेटर। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर? प्यारे शिक्षक शिक्षिकाओं बताइए। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अरे भाई स्कीमा होगा और कैलकुलेटर होगा। अब क्यों होगा? क्या कह रहे हैं चाचा लेव वाइगोस्की? भौतिक उपकरण है, ठीक है भाई, जैसे कि हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद और हमें प्रभावित करते हैं। तो क्या है? स्कीमा और कैलकुलेटर। बिल्कुल। क्या नक्शा प्रभावित करेगा? क्या भाषा प्रभावित करेगी? क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को? चलें। संप्रतियों की प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए? आवेदन आधारित से समझ आधारित की ओर होना चाहिए, उच्च क्रम से निम्न क्रम तक, अमूर्त से मूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? संप्रतियों की प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आप लोगों से? क्या होना चाहिए भाई? अरे भाई साहब सरल होना चाहिए। आगमन विधि से निगमन विधि की तरफ पढ़ा है आप लोगों ने। आगमन और निगमन पढ़ा है ना? तो बस यही है, सरल से जटिल की ओर, आगमन विधि से निगमन विधि की तरफ। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषिकता एक महत्वपूर्ण संसाधन के स्तर को बढ़ाने में सार्थक है। बालकों में द्विभाषी क्षमता होती है। सामाजिक सहिष्णुता, संज्ञानात्मक वृद्धि, बौद्धिक उपलब्धि या आलापदीस। तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर? बताइए भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, बताइए गुरुदेव क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आलापदीस। बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहा था क्वेश्चन? सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषिकता एक महत्वपूर्ण संसाधन के स्तर को बढ़ाने में सार्थक है। बिल्कुल। बालकों में द्विभाषा क्षमता होती है। भाई सारी की सारी तो होती है, सामाजिक सहिष्णुता होती है, संज्ञानात्मक वृद्धि होती है, बौद्धिक उपलब्धि होती है। तो ऑल ऑफ दीज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अब। विविध मनोवैज्ञानिक आंकड़ों से पता चला है कि विद्यार्थी अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। बिल्कुल बात सही है ये। और सीखे हुए की जांच की उनकी प्रस्तुति भी अलग अलग होती है, अतः उनका आकलन होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन बन गया आकलन के ऊपर में, कैसा होना चाहिए बताइए भाई? केवल मौखिक परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए कि ये बात ठीक है? केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए, लिखित परीक्षा के साथ साथ बहुविधि माध्यमों से होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा? तो ये तो होगा नहीं दोस्तों। अब आप बताइए, केवल चाचा आ गए हैं, केवल नाम का राक्षस काट दो, फिर केवल चाचा आ गए हैं काट दो। अब क्या बचा आपके पास? अरे मित्रों, प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, प्यारे शिक्षक शिक्षिकाओं, मेरे शेर शेरनियों, ऑप्शन नंबर 3 तो बचेगा ना? बचा कि नहीं बचा? लिखित परीक्षा के साथ साथ बहुविधि माध्यमों के साथ साथ आकलन करना चाहिए ना? समझ में आ गया? ओके, चलें आगे। यदि क्लास पसंद आ रही है तो अपने सर के लिए एक गुरु दक्षिणा समझ के एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, फ्री का ज्ञान पचता नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन में। आप लोग भी संघर्ष कर रहे हो, आप लोग भी सफल होगे। और अपने सर का थोड़ा सा मोटिवेशन भी बढ़ाइए प्लीज़। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू आवर स्टूडेंट, प्लीज़। विद्यार्थियों के निष्पादन को जांचने हेतु उपलब्धि परीक्षण मापता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई? उपलब्धि परीक्षण मापता है। क्या मापता है? किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को नापेगा। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशलों को जांचेगा। विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तक के विषय में अर्जित किए गए ज्ञान एवं कौशल को जांचेगा, या किसी को नहीं जांचेगा? तो बताइए भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, पहला होगा ना। अरे किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को नापेगा। बिल्कुल।
तो यही होगा ना आप लोगों का उपलब्धि परीक्षण। आप लोग भी तो करोगे स्कूलों में जाकर के, करोगे ना? चलो समझ में आ गया। चलें अगले क्वेश्चन पे। ओके। खेल बालकों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं का योग है। इन्हें मूलाधार माना जाता है। बालक के सामाजिक विकास का माना जाता है, आत्मिक विकास का माना जाता है, बौद्धिक विकास का माना जाता है, या शारीरिक विकास का जाता है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, फंसोगे आप लोग इसमें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? अरे खेल बालकों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं का योग है। एब्सोल्युटली करेक्ट। उन्हें मूलाधार माना जाना जा सकता है। अब किसको माना जाएगा? क्या शारीरिक को माना जाओगे? अरे शारीरिक तो विकास होगा ही होगा ना। क्या बौद्धिक बौद्धिक विकास भी होगा, आत्मिक विकास भी होगा। पर इसमें मेन चीज क्या पूछ रहा है? इन्हें मूलाधार माना जा सकता है बालक के, किसके लिए? अरे सामाजिक विकास का ना। अरे उनका सोशल डेवलपमेंट तो हो रहा है ना इससे। तो ये तीनों तो पॉजिटिव है, लेकिन ऑथेंटिक आंसर आपसे पूछ रहा था ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक विकास। राइट, बिल्कुल समझ में आया। चलें आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 22। प्रारंभ में बालक आत्म केंद्रित होता है, किंतु धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उसका दृष्टिकोण समाज की ओर केंद्रित हो जाता है। यह विचार किससे संबंधित है बताइए भाई? परस्पर संबंध का सिद्धांत, क्रमिकता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर? क्या होगा भाई? अरे बालक प्रारंभ में बच्चा आत्म केंद्रित होता है, बिल्कुल एकल होता है, डरा डरा सहमा सहमा सा, किंतु धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उसका दृष्टिकोण समाज की ओर केंद्रित होने लगता है। अब कैसे होगा भाई? परिवार के द्वारा, आस पड़ोस के द्वारा, स्कूल के द्वारा, उसके दोस्तों के द्वारा। तो क्या होगा इसका? यह विचार संबंधित किससे है? अरे भाई ये क्रमिकता से तो है ना। क्रमिकता का सिद्धांत तो है, तो धीरे धीरे क्रम के साथ ही तो ये विकास हो रहा है ना, उसका नहीं हो रहा। समझ में आ गया ना आप लोगों को? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर 22 का। ओके, अंडरस्टैंड। चलें आगे। जीन पियाजे के अनुसार, चलिए भाई चाचा का क्वेश्चन फिर आ गया। जीन पियाजे चाचा के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? आप लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या हैं ये पूछ रहे हैं चाचा जी। अब बताइए। अनमयता और निरंकुशता का सिद्धांत, भाई निरंकुश मत बनना, गलती हो जाएगी। अधिकारिता और कठोरता, भाई ये भी नहीं लाना, कठोरता भी नहीं चलेगी, अधिकारिता भी नहीं चलेगी। प्रभुत्व और निर्देशन, या लचीलापन और गतिशीलता। तो बताइए मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, ये क्वेश्चन आपके ऊपर में ही बन गया है। जीन पियाजे चाचा के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होने चाहिए? अरे मेरे भाई शेर शेरनियों, मेरे के सारे मेरे विद्यार्थी, मेरे भावी शिक्षक कैसे हैं? सबके सब लचीले हैं ना। लचीलापन और गतिशीलता, लचीले हैं, फ्लेक्सिबल हैं, और क्या एक्टिव हैं। ओके, तो बजाओ अपने लिए ताली आप लोग सबसे पहले। मेरे सारे विद्यार्थी, मेरे सारे गुरु और गुरुदेवियां कैसे हैं? लचीले हैं, फ्लेक्सिबल हैं, और कैसे हैं? एक्टिव हैं, गतिशील हैं। ओके, आज अपने लिए ही ताली बजा लो, अपना मोटिवेशन खुद बढ़ा लो आज आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आज जीन पियाजे चाचा को भी थैंक यू बोल दो, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया है। ओके। शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? चलिए भाई, वाकवादिता वाले छात्रों के लिए, दृष्टिवादित छात्रों के लिए, प्रतिभाशाली छात्र के लिए, या क्रिएटिविटी या सृजनात्मक छात्रों के लिए। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, फिर से पढ़ो इसको, पकड़ो। शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से, आप लोगों को रणनीति लगानी है ना बच्चों को पढ़ाने में, एक्टिव वाली। तो निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? ये बेचारे आपके पास बच्चे हैं, तो किन में मदद मिलेगी? अरे भाई ऑप्शन नंबर 4, इन सभी में तो मदद मिलेगी। आप इन सबको ही तो एक्टिव बनाओगे, नहीं बनाओगे? यस, ऑल ऑफ दिस, सारे के सारे होंगे ना। पकड़ लिया आप लोगों ने आंसर को? वेरी गुड, वेरी गुड। चलें आगे। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में निहित नहीं है। अब भाई वाइगोत्स्की चाचा को तो आप लोगों ने रट्टा मार के पढ़ लिया होगा। अब उनके सिद्धांत में क्या निहित नहीं है इसको समझना है।
अधिगम के माध्यम से ही ज्ञानार्जन विकास संभव है। ही नाम का दैत्य आ गया है, ये राक्षस है बहुत बड़ा, ध्यान रखना। बालक के ज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक एवं समाज महत्वपूर्ण कारक है। ओके, एक अकेले अमूर्त सिद्धांत से ही बालक में संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की जा सकती है। निकटस्थ विकास, जिसे जेडपीडी कहा जाता है, बालक के मानसिक कार्यों पर आधारित है। अब बताइए भाई, समझ में आया क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है? वाइगोस्की चाचा के सामाजिक विकास सिद्धांत में निहित नहीं है। अब मैंने दो ऑप्शन तो आपको बता दिए हैं, आप लोगों ने पकड़ भी लिया होगा क्या होगा इसका राइट आंसर। भाई एक तो आपको क्या मिला, अधिगम के माध्यम से ही संज्ञानात्मक विकास संभव है, एक तो ये राक्षस मिल गया है, और दूसरा कौन सा मिला है, एक ये मिला है, एक अकेले अमूर्त सिद्धांत से भी बालक में संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की जा सकती है। एक अकेले अमूर्त सिद्धांत से, क्या ये बात ठीक लग रही है आप लोगों को? भाई मुझे तो जज नहीं कर रही है, आप लोग बताइए क्या होगा 25 का राइट आंसर, बताइए, टाइम बर्बाद नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। भाई ये तो निगेटिव है ही, पर ये उसका बाप निकल गया निगेटिव पने में, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो गया। क्यों? एक अकेले अमूर्त सिद्धांत से भी ये आपका आ गया निगेटिव, तो इसीलिए निहित निहित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। भाई कुछ कुछ क्वेश्चन पे ना थोड़ा सा मैं प्रेशर और टाइम इसलिए देता हूँ कि आप लोग समझो, ये आप लोगों को फंसाएंगे। है सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को फंसा देंगे ये। क्वेश्चन नंबर 26, अभिकथन। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ध्यान से समझ लेना, विद्यालय और समुदाय को जोड़ने से विद्यार्थी की सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते हैं। अब बताइए भाई क्या कह रहे हैं ये दोनों के दोनों। अब नीचे कूट दिए गए हैं, आप लोग कूटों को पढ़ लो, समझ लो और राइट आंसर बताओ, मैं टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा भावी शिक्षक शिक्षिकाओं? ऑप्शन नंबर 1। अरे भाई ए और आर दोनों सही हैं, आर चाचा ए की सही व्याख्या करता है। अब क्यों कर रहा है समझिए उसको दोबारा से। ये अभिकथन और कूट वाले क्वेश्चन ज्यादा भर भर के दे रही है सीटेट एनसीईआरटी अभी आपके लिए, आपको समझना पड़ेगा। देखो पहला क्या कह रहा है, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। विद्यालय और समुदाय को जोड़ने से विद्यार्थी की सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाएंगे। भाई बिल्कुल दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं ये, आप लोग समझिए। और यदि बाहरी सामुदायिक जीवन को जोड़ दिया जाएगा तो जो अधिगम, जो सीखने की जो उसकी प्रक्रिया है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी, उसका मन भटकाव में आ जाएगा। समझ में आया? इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। पकड़ लिया होगा आप लोगों ने। ओके चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 27, सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। भाई किस पे बल देता है? व्यापक पैमाने पर अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए सतत परीक्षण पर देता है। सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड और सुधारा जा सके या इस पर बल देता है। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य पर बल देता है। बोर्ड परीक्षा की अनावश्यकता पर बल देता है। तो बताइए दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस बात पे बल देता है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा भावी शिक्षक शिक्षिकाओं? बताइए बताइए। अरे भाई किस पे बल दे रहा है ये? सुधारना, पॉजिटिव वर्ड मिल गया आपको, तो बस यहीं से पकड़ लेना था। सीखने को किसी प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड और सुधार या सुधारा जाए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया ना? 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अंडरस्टैंड? चलें आगे। चलिए, एक बच्चा अतीत की सामान्य परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? वो बहुत पुराना वाला क्वेश्चन है, वही जो आपका सदियों से चला रहा है, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में समायोजित करना। अब इसके पूछ लिए कि भाई अधिगम के सिद्धांत किससे संबंधित है।
अधिगम की प्रक्रिया का अभिवृत्ति का नियम होगा, ये अधिगम का तत्परता का नियम होगा, अधिगम का सादृश्यता का नियम होगा, अधिगम का प्रभाव का नियम होगा। तो बताइए भावी शिक्षक शिक्षिकाओं क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का? अरे भाई अधिगम का प्रभाव का नियम होगा ना, एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे भाई पुराना ज्ञान नए ज्ञान के ऊपर में क्या करेगा, प्रभाव ही तो डालेगा ना। तो यस ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ गए मेरी बात को? चलिए आगे चलें अब। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा या शिक्षक का द्वारा पालन किया जाना चाहिए। भाई किसका पालन किया जाना चाहिए? मानकीकृत पाठ्यक्रम का, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र का, विभेदित निर्देशात्मक शैलियों का, योगात्मक मूल्यांकन का। तो बताइए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा? सामने आंसर दिख रहा है आप लोगों को, पकड़ लेना इसको। अरे कहाँ से पूछ रहा है भाई ये? विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा क्या पालन किया जाना चाहिए? क्या मानकीकृत पाठ्यक्रम का? ये तो नहीं होना चाहिए भाई। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, क्या पाठ्य पुस्तक के ऊपर में ही बैठे रहोगे? या विभेदित निर्देशात्मक शैलियां होंगी, या योगात्मक मूल्यांकन होगा। तो मूल्यांकन की तो बात ही नहीं कर रहा ना यहाँ पे। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ऐसे निकालना है आप लोगों को आंसर चुटकियों में। ओके समझ में आ गया? चलें भाभी शिक्षक शिक्षिकाओं। ओके क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? अब भाई आपसे क्या पूछ रहा है? बेचारे दृष्टिबाधित वाले बच्चे हैं और समावेशन हेतु उनको समायोजित करना है या समावेशन में मिलाना है? समझ में आ गया? समावेशन और दिव्यांगता वाले बच्चे हैं। अब इसके ऊपर में यथोचित संयोजन और रणनीति का सही युग्म बनाना है। क्या भाई लेखन वैकल्य बिना रेखाओं वाली कार्य पुस्तिका पर लेखन अनिवार्य करना चाहिए? क्या ये बात ठीक है? पठन वैकल्य पढ़े और छोटे अक्षरों को मिश्रित करके लेख पढ़ने के लिए देना चाहिए? या गतिमान दिव्यांगता भू भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान? अरे दृष्टिबाधित संचार के लिए संकेत भाषा का प्रयोग करना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फंसाएगा, ये ऑप्शन भी फंसाएंगे, लेकिन आप लोग फंसना नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाता है मगर जाना नहीं। समझ में आ गया? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये फंसाने के लिए बुला रहा है आप लोगों को। कोई नहीं फंसेगा आज मेरा विद्यार्थी, मेरे भावी शिक्षक शिक्षिका, कोई भी नहीं फंसेगा आज। इस क्वेश्चन को उड़ाएगा और सही तरीके से उड़ाएगा। क्या होगा राइट आंसर? अरे क्या कह रहा है भाई ये? फिर से पढ़ लो यार, नहीं समझ में आ रहा तो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? अब कौन सा सही युग्म है? आप लोगों ने पढ़ तो लिया है ना इसको। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर 3। अरे गतिमान दिव्यांगता भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आ गया नहीं आया? दिव्यांगता, अरे दिव्यांगता मतलब क्या है? बेचारे अपंग बच्चे हैं, अब उनको समावेशन में लेना है तो क्या करना है? गतिमान दिव्यांगता भूतल, अरे नीचे वाली कक्षाओं में पढ़ाना है ना, निचली वाली कक्षाओं में, है ना? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। पकड़ लिया? भूतल नीचे वाली कक्षा, ये नहीं कि दूसरे तीसरे फ्लोर पे लेके चले जाओ। पकड़ लिया ना? ओके आई होप यू आप लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। इससे वाले पहले की जो प्रैक्टिस सेट हैं आप उनको जरूर लगाइए, अपना आकलन स्वयं कीजिए। ओके तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। अपने सर के लिए गुरुदक्षिणा समझ के एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी प्रैक्टिस को मज़ेदार बनाएं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, अपना ध्यान रखें।